Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today you will study completion of the counting cycle. Let me show you first the diagram of counting cycle. There are 10 steps in the counting cycle and you have already studied 8 steps. So now you are 2 steps away from the completion of the counting cycle. After preparing closing entries and posting these closing entries into ledger, you will complete the counting cycle process. After studying this chapter, you should be able to prepare a worksheet, explain the process of closing the books, describe the content and purpose of a post-closing trial balance, state the required steps in the counting cycle, explain the approaches to preparing correcting entries, and identify the sections of a classified balance sheet. First, we start from the worksheet. What is a worksheet? It's a multiple column form used for the adjustment process and preparing financial statements. It's a working tool for the accountant. It is not a permanent accounting record. वर्कशीट जो है ये एक मल्टीपल कॉलम फॉर्म में होती है और ये 8 कॉलम भी होती है और 10 कॉलम भी होती है, बट यू विल स्टडी 10 कॉलम वर्कशीट बिकॉज इट्स अ फुल फ्लेज वर्कशीट. लेकिन एक इनफॉर्मल वर्कशीट होती है, ये फॉर्मल नहीं होती है या ये अकाउंटिंग प्रोसेस का कोई फॉर्मल पार्ट नहीं है, लेकिन ये इसलिए बनाई जाती है, इसकी प्रिपरेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि इससे हम आसानी के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सारा डाटा है वो एक वर्कशीट के ऊपर आ जाता है. आगे चल के हम इसकी जब इलस्ट्रेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से इस वर्कशीट को यूज़ करते हुए हम कितनी आसानी से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं. इसी तरह वर्कशीट से आप एडजस्टिंग एंट्रीज प्रिपेयर कर सकते हैं. जो इसका फॉर्मेट है वर्कशीट का, अगर आप ये सामने देखें स्क्रीन के ऊपर, तो ये 10 कॉलम वर्कशीट है. लेफ्ट साइड पे अकाउंट टाइटल्स लिखे हुए हैं और सबसे पहला जो कॉलम है वो ट्रायल बैलेंस का है. इसके बाद एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट्स के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, इसके बाद इनकम स्टेटमेंट है और फिर बैलेंस शीट है. और अगर आप डेबिट क्रेडिट, ये तो ये डेबिट एक कॉलम है और क्रेडिट एक कॉलम है. अगर आप इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 कॉलम्स बनते हैं. दैट इज़ वाई वी कॉल इट ए 10 कॉलम वर्कशीट. इसके लेफ्ट साइड पे अकाउंट टाइटल्स हैं. अकाउंट टाइटल्स में सबसे पहले हम एसेट्स को लिस्ट करते हैं, उसके बाद लाइबिलिटीज़ को लिस्ट करते हैं, उसके बाद कैपिटल को लिस्ट करते हैं, उसके बाद ड्राइंग्स, उसके बाद जो है वो रेवेन्यूज और उसके बाद एक्सपेंसेस. और ये ट्रायल बैलेंस जो है ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है. इसके बाद एडजस्टमेंट्स. लास्ट चैप्टर में आपने एडजस्टिंग एंट्रीज जो है वो पढ़ी थी. ये जो एडजस्टमेंट्स हैं या ये जो कॉलम है एडजस्टमेंट्स का, इसमें हम वो एडजस्टिंग एंट्रीज जो हमने पास की हैं उसका डाटा यहाँ पे एंटर करेंगे. और तीसरे स्टेप में इस ट्रायल बैलेंस जो अनएडजस्टेड है, इसमें ये जो एडजस्टमेंट्स में प्लस या माइनस करने के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एंटर करेंगे और हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा. एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपने प्रिपेयर किया है. इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से फिर हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के जो 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 कॉलम्स हैं इनको फिल करेंगे. इनकम स्टेटमेंट के जो अकाउंट्स एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में होंगे उनको इनकम स्टेटमेंट के कॉलम के नीचे हम जो है वो एंटर करेंगे. इसी तरह जो बैलेंस शीट के अकाउंट्स होंगे उनको बैलेंस शीट के
अकाउंट्स जो कॉलम है उसके नीचे हम उसको फिर लिस्ट करेंगे। जैसे हमने कहा था कि इट इज़ नॉट अ परमानेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, क्योंकि ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं होती तो ये अकाउंट्स का परमानेंट हिस्सा नहीं होता, लेकिन ये यूज़ होती है व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं फिर हम एक वर्कशीट बनाते हैं। जैसे अभी आपने देखा है इस फॉर्मेट में कि यहाँ पे आपके पास तमाम डाटा अवेलेबल है, ट्रायल अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लेके तो बैलेंस शीट तक। जब हम इसको फिल अप कर लेंगे तो इस इनकम स्टेटमेंट कॉलम को यूज़ करते हुए हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, और इस बैलेंस शीट के कॉलम को यूज़ करते हुए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि जो एरर के चांसेस हैं वो कम से कम होते रहते हैं, और इसी वर्कशीट को यूज़ करते हुए हम जो है वो एडजस्टिंग एंट्रीज भी पास कर सकते हैं। So what are the steps in preparing a worksheet? There are 5 steps in preparing a worksheet. अभी हमने फॉर्मूले में भी देखा कि वहाँ पे 5 steps हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। जो आपके पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, सबसे पहला कॉलम जो है वो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का है। वहाँ पे जो भी अकाउंट्स के बैलेंसेस होंगे वो हम वहाँ पे लिस्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में एडजस्टमेंट्स का कॉलम है, तो वहाँ पे हम एडजस्टमेंट्स जितनी भी होंगी उस कॉलम के अंदर एंटर करेंगे। और फिर उसके बाद तीसरा कॉलम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का है। एडजस्टमेंट्स और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो था उनको ऐड अप करने के बाद प्लस माइनस जो भी होगा उसके बाद जो है वो जो भी अमाउंट बनेगी वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आ जाएगी। फोर्थ स्टेप में हम जो हमारे पास आगे नेक्स्ट एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है, तो जो अकाउंट्स इनकम स्टेटमेंट के होंगे हम उनको इनकम स्टेटमेंट्स के कॉलम के अंदर उसको लिस्ट करेंगे। इसी तरह जो बैलेंस शीट के अकाउंट्स होंगे वो बैलेंस शीट का जो कॉलम है उसमें हम उसको एंटर करेंगे। फिफ्थ जो है वो हम जो स्टेटमेंट कॉलम्स हैं वहाँ से, जैसे इनकम स्टेटमेंट है तो वहाँ से इनकम स्टेटमेंट को हम कंप्यूट करेंगे, रेवन्यूज़ में से एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, तो हमारे पास या तो नेट इनकम आएगी या लॉस आएगी। वो जो नेट इनकम या लॉस होगी उसको फिर हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट कॉलम के अंदर जो कि बैलेंस शीट का है, और इस तरह हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस वर्कशीट को हम इलस्ट्रेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये कंपनी है पायनियर एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और इसका डाटा हम यूज़ कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अकाउंट टाइटल्स नज़र आ रहे हैं, और ट्रायल बैलेंस जो कि अनएडजस्टेड है उसके जो डेबिट्स और क्रेडिट्स में हमने वैल्यूज़ को एंटर कर दिया। आपको पता है कि ये जो बैलेंसेस होते हैं ये हम लेजर्स में जो पोस्टिंग हमने की होती है और लेजर्स के अंदर जो क्लोजिंग बैलेंसेस शो हो रहे होते हैं उन बैलेंसेस को यहाँ पे हम ला के एंटर करते हैं। तो कैश का लेजर होगा, वहाँ से बैलेंस जो है यहाँ पे हम आके उसको एंटर करेंगे। इसी तरह एडवर्टाइजिंग सप्लाईज है तो उसका बैलेंस यहाँ पे, डेबिट के जो बैलेंसेस होंगे वो डेबिट में आ जाएंगे, और जो क्रेडिट के बैलेंसेस होंगे वो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप था कि हमने उसको यहाँ पे लिस्ट डाउन किया। ये आपको पूरी कंप्लीट वर्कशीट इस एक पेज पे नहीं आ सकती थी, इसलिए हमने इसको पार्ट्स में लिखा है। सेकंड कॉलम है एडजस्टमेंट्स का, और उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इस स्लाइड में आपको एडजस्टमेंट्स नज़र आ रही होंगी कि जो भी एडजस्टमेंट्स, जैसे हमने लास्ट टाइम जो एडजस्टिंग एंट्रीज पास की थी वो डाटा हमने यहाँ पे पोस्ट किया है, और यहाँ पे हमने उसको एडजस्टमेंट कॉलम के अंदर लिखा है। इसके हम अगर एडजस्टिंग एंट्रीज जो हमने पास की हुई हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद इसको देख के आपको आसानी से
समझ में आ जाए। जैसे ये एडवर्टाइजिंग सप्लाईज एक्सपेंस टू एडवर्टाइजिंग सप्लाईज है, ए 1500 से डेबिट किया और 1500 से क्रेडिट किया। ये जो जो एडवर्टाइजिंग सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट किया है, ये सप्लाईज क्रेडिट किया है। यहाँ एडजस्टमेंट्स में वापस आ जाएं अगर कॉलम के अंदर, तो आपको नज़र आएगा कि एडजस्टमेंट्स में हमने इसको एडवर्टाइजिंग सप्लाईज क्रेडिट किया 1500 से और एडवर्टाइजिंग सप्लाईज एक्सपेंस को डेबिट किया है 1500 से। तो हमने जो एडजस्टमेंट पास की थी या जो एडजस्टमेंट्स की थी या जो डाटा हमारे पास अवेलेबल था एडजस्टमेंट्स का, उसको देख के हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दिया। तो अगर हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको सामने रख के फिर हम उस डाटा को यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ए पार्ट था कि हमने एडवर्टाइजिंग सप्लाईज एक्सपेंस को डेबिट किया था और एडवर्टाइजिंग सप्लाईज को क्रेडिट किया था। तो इसके डेबिट के कॉलम हमने 1500 लिख दिया, उसके क्रेडिट कॉलम हमने 1500 लिख दिया। इसी तरह इंश्योरेंस एक्सपेंस है, ये एंट्री पास हुई है इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये आपको नज़र आ रहा होगा डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। तो ये आगे जैसे हमने पास की हुई है, या डाटा हमारे पास अवेलेबल था, हमने देखा, उन्होंने कहा और हमने उसको यहाँ पे लिख दिया। तो इससे एंट्री भी पास हो सकती है और अगर एंट्रीज पास हुई हैं तो वो डाटा यूज़ भी हो सकता है यहाँ। तो ये डेबिट में आ गया और यहाँ पे ये क्रेडिट में आ गया। एडजस्टिंग एंट्री जो भी होगी उसके दो इफेक्ट्स होंगे। इसी तरह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट किया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने क्रेडिट किया। तो ये अमाउंट जो है वो 40 और 40 बनती है। अच्छा, ये टोटल आ गया, ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। तो यहाँ पे ये टोटल आ गया अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का। जब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे तो ये एडजस्टमेंट्स टोटल से ऊपर नहीं आएंगी, नीचे आएंगी। जो अकाउंट्स तो इस टाइटल्स में अवेलेबल हैं वो तो एज इट इज़ ही यूज़ होंगे, वहाँ पे हम उसको कहीं पे ऐड नहीं करेंगे। लेकिन जो अकाउंट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे हम उनको इस टोटल के बाद लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे एडवर्टाइजिंग सप्लाईज एक्सपेंस था, ये अकाउंट टाइटल्स में गिवन नहीं था इस टोटल से ऊपर, तो हमने यहाँ पे टोटल्स के नीचे इसको हमने लिख दिया एडवर्टाइजिंग सप्लाईज एक्सपेंस। लेकिन एडवर्टाइजिंग सप्लाईज अवेलेबल था जो कि लिखा हुआ है, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे नीचे। इसी अकाउंट के सामने जो है ये क्रेडिट हुआ तो इसे हमने क्रेडिट पे लिख दिया, ये डेबिट था तो इसको हमने डेबिट पे लिख दिया। इसी तरह इंश्योरेंस एक्सपेंस है, उसको हमने यहाँ पे डेबिट में लिखा क्योंकि ये अकाउंट अवेलेबल नहीं था। और हमने यहाँ पर जब एडजस्टमेंट की तो हमने लिखा इंश्योरेंस एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट, और इसमें दूसरा अकाउंट जो है उसका 50 और 50, ये प्रीपेड इंश्योरेंस आपको नज़र आ रहा है B50। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट किया और प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो जब भी आप एडजस्टमेंट्स पास करेंगे, जैसे हमने लिखा है ए फर्स्ट एडजस्टमेंट या ए एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे ए नज़र आ रहा है। इसका फिर लिखा बी और यहाँ पे भी बी, ताकि हम देख सकें, मैच कर सकें कि दूसरी एंट्रीज, दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है वो कहाँ पे अफेक्ट हो रहा है और हमने उसको एंटर किया या नहीं किया। तो इससे हमारा जो है वो एरर के चांसेस कम होते जाते हैं। तो इसलिए हमने ये लाजमी करना है कि जब भी हम एडजस्टमेंट्स करेंगे तो हम उसके साथ इसी तरह 1 लिखा हुआ है तो वहाँ 1 लिखेंगे, अगर B A B C D फॉर्म है तो फिर आप ABCD लिखेंगे। तो इसी तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है F, और F हमारे पास इंटरेस्ट पेएबल गिवन है F। तो ये दोनों अकाउंट्स जो थे वो इस टोटल से ऊपर अवेलेबल नहीं थे, तो हमने दोनों अकाउंट्स जो है वो खुद से यहाँ पे लिख दिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट किया और इंटरेस्ट पेएबल को हमने क्रेडिट कर दिया। तो इसी तरह जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो टोटल्स के बाद आ जाएंगे, वो हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया और एडजस्टमेंट के कॉलम में हमने इसको लिख दिया। तीसरा कॉलम है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का। तो हमने यहाँ पे ये किया है कि जैसे कैश है, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो एज इट इज़ यहाँ पे हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। और एडवर्टाइजिंग सप्लाईज है
तो ये 2500 डेबिट है और ये 1500 से क्रेडिट है। तो 2500 में से डेबिट क्रेडिट आपको पता लेस होते हैं, 2500 में से ये 1500 लेस कर दिए, तो हमारे पास अमाउंट आ गई डेबिट साइड पे 1000, क्योंकि डेबिट बढ़ा था। प्रीपेड इंश्योरेंस में जैसे अमाउंट लिखी है $600 और क्रेडिट साइड पे लिखी है 50, तो 600 में से 50 लेस कर देंगे तो वो 550 आ जाएगा। इस तरह ऑफिस इक्विपमेंट है, इसमें 5000 और कोई इसमें चेंज नहीं है, एज इट इज़ हमने लिख दिया। फिर नोट्स पेबल है, उसको हमने एज इट इज़ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिख दिया। इसी तरह अकाउंट्स पेबल है तो एज इट इज़ लिख दिया। अनअर्न्ड रेवेन्यू है, ये 1200 है और ये डेबिट हुआ है एडजस्टमेंट में, तो 1200 में से ये क्रेडिट में से डेबिट को लेस कर देंगे, तो 1200 में से 400 लेस हो जाएंगे, या ये जो भी अमाउंट है, तो ये 800 400 अमाउंट है, 12 में से 400 लेस हो जाएंगे तो ये 800 की अमाउंट आ जाएगी। तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं उसमें हमने प्लस इसी तरीके से प्लस माइनस करना है, डेबिट डेबिट ऐड होते हैं और डेबिट क्रेडिट लेस होते हैं। और ये जो आपको नीचे नज़र आ रही हैं टोटल्स के बाद, तो ये एज इट इज़ आ जाएंगी, 1500 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि और तो कुछ इसमें था नहीं। 50 भी एज इट इज़ आ जाएगा, 40 एज इट इज़ आ जाएगा, तमाम अमाउंट्स एज इट इज़ आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को यूज करते हुए हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इनकम स्टेटमेंट का जो अकाउंट यूज हुआ है वो सर्विस रेवेन्यू, और इसको हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया 10,600। इसके बाद जितने एक्सपेंसेस थे जितने भी, वो सारे के सारे आपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर डेबिट साइड पे लिख दिए, क्योंकि आपको याद होना चाहिए इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस आते हैं, तो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हमने सारे के सारे लिख दिए। जो क्रेडिट था वो क्रेडिट में आ गया, जो डेबिट था वो डेबिट में आ गया, और इसके बाद हमने यहाँ पे इसके नीचे टोटल लिख दिया। तो टोटल में जो अमाउंट है 10,600 है, जो कि क्रेडिट साइड पे। लेफ्ट साइड पे जो टोटल है वो $7,740। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास इनकम आ गई। ये आपके पास जो नेट इनकम आ रही है $2,860। 10,600 में से हमने $7,740 को हमने लेस किया, तो अमाउंट आ गई नेट इनकम की 2,860। जो साइड बड़ी होती है आपको पता है कि टोटल उसका हम सबसे पहले नीचे लिखते हैं दोनों साइड्स पे, और इसको बैलेंस करने के लिए हमें कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है, वह 2,860। क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, रेवेन्यूज ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो ऑब्वियस है कि हमें नेट इनकम हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो बैलेंस शीट का है। इसमें भी हमने जितने बैलेंस शीट के अकाउंट्स थे यानी एसेट्स जितने हैं वो सारे आप हमने यहाँ पे उसके अमाउंट जो है वो लिख दिए। उसके बाद जो है वो बैलेंस शीट के जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी हमने यहाँ पे एंटर कर दिया डाटा। उसके बाद जितने भी हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। कैपिटल और एक्सपेंसेस कैपिटल और ड्राइंग्स जो था वो भी हमने बैलेंस शीट में यहाँ पे एंटर कर दिया। इसके बाद हमने इसका टोटल किया डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। हमने टोटल किया तो ये बैलेंस आ गया 22,450 डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का बैलेंस आ गया 90,590। तो ये जो नेट इनकम है, क्योंकि नेट इनकम जो है वो आपको पता है इक्विटी का पार्ट होती है, एट द एंड आप इक्विटी स्टेटमेंट बनाते हो और इक्विटी स्टेटमेंट बैलेंस शीट का पार्ट है, तो ये कैपिटल में जाके ऐड होती है। तो अगर ये नेट इनकम होगी जब ये ऐड, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेट है ये डेबिट और क्रेडिट का है, अगर नेट इनकम ऐड होगी तो कैसे इसको हम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में ऐड करेंगे, तो इसको हम सिंपल जाके क्रेडिट साइड पे लिख देंगे।
अब ये ऐड होने के बाद ये वैल्यू जो है वो 22,450 आनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि आपने कहीं आपसे कोई मिस्टेक हुई है क्वेश्चन, कोई डाटा एंटर करने में या कैलकुलेशंस के अंदर। यहाँ पे जब हमने ऐड किया है क्रेडिट साइड के ऊपर, तो दोनों बैलेंस शीट के जो डेबिट और क्रेडिट साइड्स हैं, नाउ बोथ साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट भी हमने बना ली है बैलेंस शीट पे। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये क्रेडिट साइड इनकम स्टेटमेंट की कम है और जो जो डेबिट साइड है वो इनकम स्टेटमेंट की ज़्यादा है, यानी कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और रेवेन्यू कम है। अब एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो टोटल में हम फॉर एग्जांपल इसी को हम रिवर्स कर लेते हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो 10,600 है ये एक्सपेंसेस थे, और ये जो अमाउंट हमने एक्सपेंसेस में लिखी है ये इसके रेवेन्यूज थे क्रेडिट साइड पे। तो इसका मतलब है कि इस कंपनी ने लॉस इनकर किया। अगर लॉस इनकर किया तो यहाँ पे हम कैसे इसको लिखेंगे, ये जो सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है वो हम सबसे पहले उसको नीचे टोटल में लिखते हैं। तो अब बैलेंस जो ये 2860 का है ये क्रेडिट साइड पे है, इसको बैलेंस करना है। तो ये अब लॉस है क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम कम है, तो ये हमारे पास लॉस हो जाएगा। अगर लॉस होगा तो फिर आप उसको ऐड नहीं करेंगे बल्कि उसको लेस करेंगे। उसको बाद क्योंकि ये लॉस था तो लॉ अगर इसको ऐड करना हो तो क्रेडिट करेंगे बैलेंस शीट में, अगर अगर लेस करना हो तो क्या करेंगे, या ऑब्वियस है कि उसके ऑपोजिट करेंगे। तो अब उसको हम उसको क्रेडिट साइड पर नहीं लिखेंगे बल्कि उसको डेबिट साइड पर लिखेंगे। इन्हीं को अगर आप सामने रखें तो इस सारी जो एडजस्टिंग एंट्रीज है वो आप पास कर सकते हैं, और इसी एडजस्टिंग एंट्री को अगर आपने पास की भी है इसको सामने रखें तो ये डाटा सारा आप जाके वर्कशीट के अंदर पुट कर सकते हैं। और इसी वर्कशीट को यूज़ करते हुए अब हम इनकम स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने कंपनी का नाम लिखा, इनकम स्टेटमेंट लिखी, और जो इस मंथ के लिए बना रहे हैं वो टाइम पीरियड लिखा, उसके बाद रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू, और उसके बाद जितने एक्सपेंसेस थे। तो हमने वर्कशीट से ये सारा डाटा यहाँ पे जो है वो देख के लिख लिया। तो इसका ये जो अब इनकम स्टेटमेंट है, अब हमें जो है वो हमारे लिए आसानी हो चुकी है कि वर्कशीट में एक ही जगह के ऊपर सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अब सिंपली हम रेवेन्यू को जो डाटा होगा वहाँ से लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, जैसे एक्सपेंसेस का होगा वो यहाँ पे सारे लिस्ट डाउन कर लेंगे और हमारे पास टोटल नेट इनकम आ जाएगी, जैसे कि ये उस केस में आई थी। तो ये फॉर्मल वे इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते, ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो फाइनली कंपनी नाम लिखा, कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं, ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट वो लिखा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो लिखा। उसके बाद सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, और अक्टूबर 1 को कैपिटल कितना था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, अभी ज़ीरो था। ऐड की इन्वेस्टमेंट जो कि उसने की तो वो $10,000, उसमें ऐड कर दी नेट इनकम 2860, और उसके बाद लेस कर दी हमने ड्राइंग्स। हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आ गया 12,360 का। लास्ट में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। एसेट्स साइड पे जितने एसेट्स थे हम वर्कशीट से देख के लिख दिए। इस तरह लाइबिलिटीज ऑनर्स इक्विटी में लाइबिलिटीज़ जो हमारे पास वर्कशीट पे में हमने उसको कैलकुलेट किया था उसको हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। इससे ऑनर्स इक्विटी जो है वो कैपिटल इक्विटी है वो हमने उसको फाइंड किया, और फिर हमने यहाँ पे जो कि इक्विटी स्टेटमेंट से हमें जो अमाउंट जो है वो कैलकुलेट की थी हमने, तो यहाँ पे हम जाकर उसको एंटर कर देंगे तो टोटल लाइबिलिटीज ऑनर्स इक्विटी हो जाएगी। तो वर्कशीट को यूज़ करते हुए हम आसानी के साथ इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं, इक्विटी स्टेटमेंट बना सकते हैं, और फिर हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। और इसमें फिर हमारे पास एरर के चांसेस कम जाते हैं, और कहीं एरर हो भी तो एक ही शीट पे सारा डाटा होता है, उसको देख के हम वहाँ से उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं सेशन को, और नेक्स्ट में हम इसके जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे।